आवश्यकता है वो आज कभी मुझे लगी। ऐसी कोई माता बहन यहाँ आगे नहीं है। मैंने 3 बार इस बात को कहा थी, मैंने कहा इतनी बड़ी संख्या में कोई तो ऐसी वीर प्रसूता होगी जिसने 3 बच्चों को 3 बच्चियों को जन्म दिया होगा, और मुझे लगता है होगी भी। यदि अभी भी है तो हाथ खड़ा कर दे, मैं वैसे ही सम्मान मानूंगा। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ऐसी हमारी माताएं हैं जिन्होंने 3 या 3 से अधिक बच्चों को जन्म दिया है। मैं सबसे पहले आपके चरणों में वंदन करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये महासभा की योजना है, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपको लगता है ये समाज पुरुष प्रधान है, ऐसा नहीं। ये व्यवस्था पुरुष प्रधान है, ऐसा नहीं। ये समाज, ये व्यवस्था, हमारा सोच, हमारा चिंतन है। हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि इस समाज की उन्नति के लिए महिलाओं की मला अधिक जण नाव ठेवलं मी जिल्हा सभेत बोलून मला हसले ते सगळे महिलाओं की दुसऱ्या अपत्य जन्मदिनाचं स्वागत करा मुद्दाम घरी जाऊन मी ते करायलो मागच्या 2 वर्षांपासून त्यांनी जात त्यावेळेस मला लोकांनी नाव ठेवली उसमें दीप प्रज्वलन का अधिकार उस माता बहन का होगा जिसने 3 से अधिक बच्चों को जन्म दिया है। ये पहली बार हमने महासभा में एक नियम बनाकर इस बात को चालू किया, और मैं समझता हूँ महिला सम्मान के लिए, नारी शक्ति के सम्मान के लिए इससे बड़ा कोई अभियान नहीं हो सकता। पिछले कम से कम 2 सत्रों से हम इस अभियान को एक संकल्प स्वरूप लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मातृशक्ति विराजमान है। आप में से ये भी हाथ करके खड़ा करके बताइएगा, जिन बहनों ने हाथ खड़ा किया, जिन भाभियों ने, माओं ने हाथ खड़ा किया कि भाई मेरे 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं, हम में से कितनी ऐसी माताएं, बहनें, दादी, नानी, चाची, मामी, काकी हैं जिन्होंने कन्या के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया है, जो महासभा का एक अभियान है। मेरे ख्याल से ये 3-4 हाथ, और ईमानदारी रखोगे तो इसमें भी 2-3 कम हो जाएंगे, जबकि महासभा का ये अभियान है। हम पुरुष वर्ग को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि महासभा ने इस अभियान को हाथ में लिया है कि कन्या के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना है। कन्या के जन्म पर भी थाली बजानी है, लड्डू बांटने। ये कोई कई शास्त्र में लिखा नहीं है कि थाली केवल बेटा होगा तो बजेगी। ये काम आप लोगों को करना है। किसने आपको ये कहा और ये क्यों करना है? जो बार-बार खड़े होकर इस समस्या को रखते हैं कि समाज में लिंगों पर, समाज में बच्चों की शादियां नहीं हो रही, गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी में जाते हैं खड़े होकर के साथ, बाकी तो सब चीजें ठीक है, सगाई संबंध नहीं हो रहे। सगाई संबंध महासभा के सभापति के नाते मैं नहीं करा पाऊंगा, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये नहीं करा पाएंगे, उपसभापति और आपके जितने भी लोग नहीं करा पाएंगे। हाँ, ये ठीक है, अगर आप पंकज जैसे लोगों को पदाधिकारी बनाएंगे तो आपको कुछ एलिजिबल बैचलर नजर आ सकते हैं, इतने भी, बट हम सब लोग उस सारी कैपेसिटी में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इस समस्या का समाधान, इसकी जड़ क्या है? आप जितनी माताएं यहाँ बैठी है जिन्होंने 2 बेटों को जन्म दिया है, वो बड़ा अपने आप को गर्व और गौरवान्वित महसूस करती है, लेकिन ये तकलीफ आपको तब महसूस होगी जब आप समाज की सोशल इको सेंसस को देखेंगे कि 57 बच्चों पर केवल 42 बच्चियां हैं। पूरे महेश्वरी, पूरे देश विश्व में सेंसस में जेंडर रेशियो गैप बढ़ रहा है। ये पूरा एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम में समाज की ये प्रॉब्लम, इसमें जेंडर रेशियो गैप ज़्यादा हुआ, और वो ज़्यादा क्यों हुआ कि हमने शने जाने अनजाने एक इस तरह का रिवाज बना दिया कि जिस बहन ने, जिस भाभी ने, जिस बेटी ने 2 बच्चे, 2 लड़कों का जन्म दे दिया, 3 लड़कों का जन्म दे दिया, हम ये मानते हैं कि देखो हमारे यहाँ तो सब धनी धन है, ये कितनी जबरदस्त हमारी बहू है, बेटी है, जिसके सारे बेटे ही बेटे हैं। इस बेटे के आगे परिवार बसाने के लिए नई बेटियां कहाँ से आएगी? इस समस्या का समाधान किसी के हाथ में नहीं है। जब जननी नहीं होगी, जब सृजनकर्ता हमारे समाज की नहीं होगी, इस समस्या का समाधान केवल ये अभियान बनाकर चलाया जा सकता है कि उस मातृशक्ति का हम सम्मान करें, कन्या के जन्म को उत्सव के रूप में मनाएं। केवल भाषण से इसका निराकरण नहीं हो सकता, अमल में लाकर आचरण के माध्यम से इसका निराकरण करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि महासभा ने जिन अभियानों को लिया है, आप इतनी बड़ी तादाद में महासभा के, जिला सभा के कार्यक्रमों में आती है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि समाज आपके अपलिफ्टमेंट के लिए, आपके सम्मान के लिए किस एक्सटेंट तक जाकर काम करने की स्थिति में है। लेकिन आप हैं कि कहीं आपको इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जब महिलाएं आपस में चर्चा करती हैं, जो हमारे परिवार की
उनके नज़र में जिस बहन ने 2 बेटियों को जन्म दिया है वो बेचारी की श्रेणी में होती है। तुम्हारा छोटी बिजली है, इधर 2 बेटे हैं, कोई ला रहे हो, ये कैसी गजब की बात है। जिन परिवार में इस तरह की चर्चा होती है, जिस परिवार में इस तरह का चिंतन होता है, चाहे वो हमारी प्रेजेंस में नहीं होता हो, मैं उसको आपराधिक श्रेणी का बात मानता हूँ कि वो एक तरह से अपराध है। अब समय चला गया। आज की तारीख में जब हम उड़ान के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे बच्चों को सशक्त करने का एक अभियान ले रहे हैं, हम उड़ान के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी माता बहनों को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करने की बात कर रहे हैं, हम समाज के विकास की कल्पना, समाज को आगे बढ़ाने की कल्पना बिना नारी शक्ति के किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, आप लोग किस तरह के कार्यक्रमों में काम भाग लेते हैं या आप लोगों को किस तरह के कार्यक्रम डिजाइन करके परोसे जाते हैं, वो चाहे लॉयंस के माध्यम से, चाहे जेसीस के माध्यम से, चाहे रोटरी के माध्यम से, चाहे अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से, चाहे हमारे अपने संगठनों के माध्यम से, जो विचारहीन कार्यक्रमों के लिए हम समय देते हैं। हमारी महिला शक्ति, हमारी महिलाएं नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, नारी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है। आपको मैं एक बहुत बात बिल्कुल विनम्रता के साथ स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो काम है, वुमेन एम्पावरमेंट का जो नारा है, वो महेश्वरी समाज की महिलाओं के लिए लागू नहीं है, वो महेश्वरी समाज के लिए भी नहीं है। ये नारा वेस्ट का डेवलप किया हुआ नारा है और उन जाति समाज के लिए है जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है, जहाँ महिलाओं को दबा कर रखा जाता है, जहाँ महिलाओं का शोषण किया जाता है। हमारे समाज में ये प्रवृत्ति कभी नहीं रही। हम सनातन के उस ध्वजवाद समाज को हम स्वीकार करते हैं, उसके हम सम्मान करें, जिस ध्वज के नीचे हम काम करते हैं सनातन संस्कृति में, जिसने हमेशा महिला को सबसे पहले पूजा है, महिला को सबसे पहले संस्कृति के अधिकार दिए। और हमारी महिलाएं कार्यक्रम करती है कि नारी सशक्तिकरण होना चाहिए। जहाँ खड़े होते हैं, आप में से कोई, आज तो मुझे ये मंच पर भी कोई महिला नेत्री नजर नहीं आई, इसका भी मैंने उड़ाना दिया आपके जिलाध्यक्ष को। मैंने कहा इतनी बड़ी संख्या में जब यहाँ महिला शक्ति है तो इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मंच पर भी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिलाध्यक्ष के लिए पहले के कार्यक्रम में आए और उसके बाद के कार्यक्रम में अभी यहाँ नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन ये विषय मैं आपको क्यों कहना चाह रहा हूँ, आपको ये विषय दिमाग में, सारी महिलाओं के दिमाग में ये भर दिया गया है कि समाज में महिलाओं को इक्वलिटी का स्थान नहीं है। ये आप सब लोगों के दिमाग में है कि महिलाओं के साथ में इक्वलिटी का स्थान नहीं है, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता। एक ईमानदारी की बात आप अपनी आत्मा पर हाथ रखकर कहें और आप लोग भी इस बात को कहें, आपके परिवार में, चाहे वो आपका परिवार हो, हम सबका परिवार मान लेते हैं, हमारे परिवार में अंतिम निर्णय आज भी कौन करता है? पुरुष। ईमानदारी से ताली बनी और बनी है। अगर दादी बिराजी भी है तो दादी साहब से मोहर लगानी पड़ेगी, माता जी बिराते हैं तो माता जी से मोहर लगानी पड़ेगी, पिताजी कितना ही भंडे का हो, लेकिन अंत में एक बार भाई वहां जानी पड़ेगी और वहां से मोहर लगानी पड़ेगी। ये बात सही है कि नहीं है? हमारे परिवारों की व्यवस्था इस तरह से खड़ी की गई है कि हमने कभी भी बिना महिलाओं के सुझाव के, उनके सारी चीजों को स्वीकार किए बिना हमने किसी काम को हमने स्वीकार नहीं किया। हम उस समाज से आते हैं, जब पूजा करते हैं, हम पूजा में पार्वती परमेश्वर की पूजा करते हैं, हम भगवान की शिव की पूजा के पहले उमा महेश का नाम लेते हैं, हम लक्ष्मी विष्णु का नाम लेते हैं, हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, हम सीताराम का नाम लेते हैं। दुनिया में ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई संस्कृति, ऐसा कोई संस्कार नहीं है जहाँ पहले महिला का नाम लेने के बाद भगवान का नाम लिया जाए। केवल हमारी सनातनी संस्कृति, और हम उस सनातनी संस्कृति के संवाद समाज है जिनको ये सारा काम करने का मौका मिला है, अवसर मिला है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचान करके घर जा करके और अपनी ताकत के हिसाब से कोई अन्य से आप नहीं लेना। मेरा ये भी आपको निवेदन है, अपनी ताकत को इसलिए पहचानिए कि इस समाज की जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, वो सामाजिक समस्याएं कब सॉल्व हो सकती है, कब रिजॉल्व हो सकती है। सामाजिक समस्याओं का मैं ये नहीं कहता कि कारण महिला है, पारिवारिक समस्याओं का कारण महिला है, मैं नहीं कहता, मैं ये आरोप भी नहीं लगाता।
लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का निराकरण महिला है। जिस घर में महिलाएं अगर आगे होकर के उसके निराकरण के लिए बीड़ा उठा लेती है तो वो उस परिवार में किसी तरह की समस्या नहीं रह सकती। ये बात आप मानकर चलिएगा। आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? मैंने ये नहीं कहा कि कारण महिला है, मैं ये कह रहा हूँ निराकरण महिला है। क्योंकि यदि किसी परिवार में, किसी समाज में महिलाएं आगे आकर के काम कर ले तो निश्चित रूप से वहाँ सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन होना बिल्कुल अवश्यम्भावी है। आप लोगों के लिए इतना सारा विषय इसलिए रखा ताकि आपको ये समझ में आए कि समाज, ये संगठन केवल हम अंत्योदय के लिए काम नहीं कर रहे, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके सभी तरह के स्वाभिमान के लिए समाज का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ तन मन धन से जुड़ा हुआ है। महासभा ने जननी सम्मान योजना सेवा सदन के साथ मिलकर के हमने तय कर दी कि जो बहन 30वें बच्चे को जन्म देगी, वो चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, उसको एक निश्चित परफॉर्मा में फॉर्म भरने के बाद में सेवा सदन महासभा की आईडी को आधार मान करके आपको 51,000 रुपये की एफडी स्थानीय स्तर पर देगा। ये भी योजना हमने इस सत्र में प्रारंभ की है। आपका जिला बाकी सारी चीजों में तो फर्स्ट नंबर पर है पोस्टर वाली। इस 30वीं संतान के मामले में जितने हाथ खड़े किए हैं उसके हिसाब से अभी तक कहीं कोई मुझे ऐसे एप्लीकेशन नजर नहीं है। अभी भाईंदर में महेश्वरी महासभा की कार्यसमिति की बैठक थी, तो भाईंदर में भी आपके बीच की तरफ उत्साही कार्यकर्ता है। उन कार्यकर्ताओं ने घोषणा कर दी कि भाई 30वां बच्चा जिसके लिए होगा उसको 5 लाख रुपए की एफडी दी जाएगी, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा, ये सारा काम किया जाएगा। और उन्होंने पिछली घनघोर को भी घोषणा की थी और इस घनघोर के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुला लिया और जब अध्यक्ष बोलने लगे तो अध्यक्ष ने कहा साहब पिछली बार हमने ये घोषणा की, मैंने सुन लिया। जब मेरी बारी आई मैंने कहा पिछली घनघोर में आपने 30वें बच्चे के लिए 5 लाख की घोषणा की और इस घनघोर पर आप वापस कह रहे हो मैंने पिछले साल घोषणा की, तो यहाँ तो सुनने वालों के कहीं दिमाग में गड़बड़ है। यहाँ वीर प्रसूता लोग नहीं है, एक भी आदमी इनाम लेने के लिए नहीं आया। तो मैंने कहा या तो कोई राशि आपकी कम है या कहीं समझने समझाने में प्रेरित। तो उसका कारण और निराकरण क्या है? ये भी एक सामाजिक समस्या जो आपने बताई उसके निराकरण के लिए बात कर रहा हूँ कि हम सब बातें करते हैं कि 30वीं संतान होनी चाहिए। अरे 30वीं संतान के लिए सबसे पहले समय पर विवाह होना चाहिए। समय पर विवाह नहीं होगा तो 30वीं संतान कहाँ से होगी? पहली दूसरी में उनकी बड़ी मुश्किल जद्दोजहद हो जाती है। आज देश में हर जिले में, हर गली में, हर मोहल्ले में जितने हमारे लोग हैं, इस बात को कहने में मुझे कतई परहेज नहीं है। जो हमारे पुराने सीनियर लोग बैठे हैं, आज के 20 साल पहले आपने कितनी IVF क्लिनिक्स देखी? गिनी चुनी बड़े शहरों में IVF क्लिनिक्स होती थी, उसके अलावा पूरे शहर में कहीं IVF क्लिनिक नहीं होती थी। आज हर 20वीं दुकान में आपको IVF क्लिनिक मिलेगी। जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं उनको लगता है सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जो सेक्टर है वो IVF क्लिनिक सेक्टर है। ये क्यों है? क्योंकि हमने शादी की उम्र को चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में हमने उसको इतना आगे ले गए कि हमको IVF सपोर्ट की आवश्यकता आ गई। एक तरह से हमने समाज के साथ इतना बड़ा धोखा और अपराध किया है कि हमारी एक पीढ़ी पूरी की पूरी गायब हो गई। हमने 28-30 साल की बच्चियां 30-32 साल के बच्चों का शादी करने का जो ये काम शुरू किया है, जो आपने प्रश्न भी पूछा, अब उस प्रश्न का आप मेरे से समाधान चाहते हैं। मैं तो मंच से जितनी तेजी से अभी गला फाड़ के बोल रहा हूँ वो कही तो सकता हूँ, करना नहीं करना तो आपकी बस की बात है। हाँ ये जरूर है कि मैं इतनी ताकत से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची का संबंध 21 साल का होने पर CMA कंप्लीट होने के साथ मैंने कर दिया। 24 साल का बच्चा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी उनकी बच्ची है जिसका 21 साल का संबंध है। और वो इसलिए कर दिया कि बच्चों के साथ 3-4 बार सेटिंग करी, उनको इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया कि भाई आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, अब अपने को गृहस्थाश्रम बसाना चाहिए, गृहस्थी की तरफ जाना चाहिए। हमारे में से कितनी, और इसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है? यदि पिता घर में तैयार भी हो जाए कि भाई अपने अपनी बच्ची 21 साल की हो गई है, बच्चा 24 साल का हो गया है, मेरे लिए भी सहारा बनाना जरूरी है, सबसे पहला मैसेज परिवार की महिलाएं करती है कि हाल की उम्र ही नहीं है, हाल तो इन्हें बढ़ाना, इन्हें 12,000 डिग्री करनी है, इनकी फलानी सहेली अमेरिका में डिग्री करी है, वो UK से डिग्री की है। मैं आपको एक निवेदन फिर करना चाहता हूँ, जितनी हमारी समाज की बच्चियों को हमने पढ़ाया लिखाया, क्या उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ हमने न्यायोचित व्यवहार किया? क्या उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हमने उनको सुविधाएं अवसर दिया? हमने न तो उनकी
पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया और न उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उनके लिए बाकी व्यवस्थाएं खड़ी की और हमने उनके दाम्पत्य जीवन में भी और उनको इस तरह की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया, न इधर के रहे न घर के रहे न घर के रहे। 28-30 साल के बाद में जब बच्चे ट्रेनिंग करके आते हैं और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आते हैं, उनके बाद में उनकी सबसे पहली डिमांड होती है कि फला शहर में हमारे लिए कोई मैचिंग का संबंध होता है। मैचिंग किसकी? कि साथ इनका माइंडसेट मैच होना चाहिए, इनके आचार विचार मैच होने चाहिए, और जिनके सब कुछ मैच हो जाते हैं, जो लगभग आप ये समझ लीजिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, इट्स वन टाइप ऑफ डेटिंग। आप बच्चों को आज की तारीख में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन केवल इस बात के लिए दे रहे हैं कि भाई आप 3 बार मिलो, 4 बार मिलो, 5 बार मिलो, 10 बार सेटिंग करो, वीडियो कॉल करो, चैट करो। इससे क्या तय होने वाला? इतना सब करने के बाद तलाक का रेशियो थोड़ी रुका है। जितनी ज्यादा उन्होंने आपस में संवाद स्थापित किया है, उतना ही ज्यादा उस संबंध में वो झूठे वादे, झूठे इरादों के कारण वो संबंध छूटे हैं। और जहाँ परिवार के लोगों ने जाकर के परिवार देख करके, उनका रहन सहन देख करके, खानदान देख करके, बच्चे का आचार विचार देख करके और बच्चों से परिवार का, मैं ये भी कहता कि बच्चों को पूछना नहीं चाहिए, निश्चित रूप से पूछना चाहिए, लेकिन किस सीमा तक? आप अपने बच्चों के साथ बैठ करके, चाहे हम पुरुष वर्ग हो, आप सारी महिलाएं हैं, हमको अपने बच्चों के साथ बैठ करके बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये संवाद करना चाहिए। और कोई भी माँ हो, कोई भी पिता हो, उसको लगता है मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है और यदि मेरा बेटा है तो मेरे बेटे से ज्यादा होनहार कोई बच्चा नहीं हो सकता है, वो अपने बच्चे को सबसे सर्वगुण संपन्न करता है। एक तो पहले ही उसके दिमाग में ये फिक्र है, ऊपर से हम उसके दिमाग में और इस बात को स्टैब्लिश कर देते हैं। बजाय इसके आप अपने जीवन में ईमानदारी से अपने बच्चों के साथ बैठ कर ये बात करिए कि ये तो तुम्हारी विशेषता है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये तुम्हारी वीकनेस है, ये हमारे परिवार की स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन साथी के चयन करने की बात आए तो हमको इन वीकनेसेस को भी ध्यान रखनी चाहिए, अपनी इस स्ट्रेंथ को भी ध्यान रखनी चाहिए, और कहाँ हम माइनस प्लस कर सकते हैं, अगले की वीकनेस और स्ट्रेंथ को अपन आपस में किस तरह से जोड़ करके एक अच्छा दाम्पत्य खड़ा कर सकते हैं, तभी जाकर के इस समस्या का समाधान होगा। आप चाहे मुझे प्रश्न पूछ लें या आप प्रश्न पूछ लें, जो जादू जी ने प्रश्न पूछा और आपने प्रश्न पूछा कि भाई इन समस्याओं का समाधान क्या है, समस्याओं का समाधान महासभा का सभापति किसी समस्या का समाधान नहीं दे सकता, मैं एक विचार दे सकता हूँ, संगठन के नाते एक विचार आपके सामने रख सकता हूँ। करना नहीं करना आपका विशेषाधिकार है कि आप उसको करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये अपने अपने परिवार की और पारिवारिक समस्याओं की। हम जब भी यह बात करते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति महासभा से कोई अपेक्षा रखे तो वो बात करे, बात करने में सारे लोग 1, 2, 3 तरह की समस्याएं रखते हैं। अंतरजातीय विवाह हो रहा है, शादी संबंध संकट नहीं हो रहे, प्री वेडिंग शूट, ये जो शिवनारायण जी टवानी साहब ने ये बात कही, टवानी साहब आप मेरी बात को यदि सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में प्री वेडिंग शूट के खिलाफ प्रस्ताव लेने वाला सबसे पहला जातीय संगठन अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा था, है और रहेगा। हमने सोमनाथ मीटिंग में प्री वेडिंग शूट के खिलाफ अभियान लिया था। सोमनाथ मीटिंग के बाद में जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाधिवेशन में जाहिर प्रस्ताव उसका पारित किया, जिसको देश दुनिया के अखबारों ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सामाजिक पत्र पत्रिकाओं ने जबरदस्त छापा। ये इतना ही पानी में व्यर्थ में जाए नाली में, ये अभियान किसने तय किया? ये अभियान महासभा के पिछले जोधपुर अधिवेशन से हमने प्रारंभ किया, जिसको देश भर में आज चलाया जा रहा है। ये सारे अभियान फिर भी हमको खड़े होकर के लगता है सब प्री वेडिंग नहीं रुक रहा। इतना सब अभियान चलाने के बाद में यदि कोई नहीं रोक पा रहा है, आपको क्या लगता है कि सभापति के पास में कोई जुडिशियल पावर है? मैं वहां जाकर के उनके सामने में हाथ लगा दूंगा कि आपने हमारे नियम को तोड़ दिया, ये संभव नहीं है। समाज केवल नैतिकता की बात कर सकता है, नैतिकता के आचरण को इम्प्लीमेंट करने का काम हम सब सामान्य समाजजनों का है कि हम उसको करें, लेकिन कम से कम हम हाउस को मिसलीड नहीं करें। ऐसा लगता है जैसे प्री वेडिंग शूट को महासभा में कुछ किया नहीं है। हमको इस बात की गर्व और गौरवान्विति होनी चाहिए कि हमारा जो संगठन है अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा देश दुनिया की किसी भी सामाजिक राष्ट्रीय समस्याओं पर सबसे पहली पंक्ति में काम करने वाला जो संगठन है। 1907 से लेकर 2025 में आपसे बात कर रहा हूँ। 1917 में हमने स्वदेशी आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया, 1922 में हमने विधवा विवाह के लिए प्रस्ताव पारित किया, 1926 में हमने बहु विवाह प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, 1940 में हमने
जो एक डिफरेंस में जितने भी हमारी शादियां होती थी उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को सामाजिक रूप से समर्थन देने वाला सबसे पहला समाज अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा थी। इसलिए हम अपने इतिहास को देख करके अपने वर्तमान और भविष्य की बात करें, ताकि हमारे युवाओं के सामने ये विषय नहीं आए कि समाज को कुछ करता ही नहीं। जैसे अभी एक भाई साहब ने कहा, उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से कि साहब यहाँ आते हैं, भाषण सुनते हैं, चले जाते हैं। अरे भाई मुझे आप एक बात बताएं, जब संवाद का कार्यक्रम है, आपकी बात हमने सुनी, हमारी बात आपने सुनी, अब अगर हम ये सोचें कि क्या मिला, क्या लेके गए, इवन ये तो मुझे भी नहीं मिल रहा है तो आपको मिलने का प्रश्न ही नहीं। अन्य किसी प्रकार का लेन देन का हमने सारा सिस्टम ही उठा दिया। हमारे तो सारे पदाधिकारी इस बात से दुखी है। अभी यहाँ जब मैं अंदर घुसा तो कुछ कार्यकर्ता पगड़ी बनाने के लिए आए, कुछ माला बनाने के लिए आए, मैंने कहा ये सब बंद कर दिए। तो हमारे एक पदाधिकारी ने मजाक में मेरे से कहा कि इतने दिन से घूम रहे हैं, घर ले जाने के लिए अब साथ में कुछ नहीं है, नहीं तो पहले तो महासभा के कोई पदाधिकारी घूमते थे तो साथ में एक थैला भर के सामान इकट्ठा हो जाता था, घर वाले भी खुश होते थे कि एकदम निकमा तो कौन घूमे, लोग मान सम्मान पकड़े। अब तो वो भी स्थितियाँ खत्म हो गई। इसलिए आप ये मेहरबानी करें, आपको लगता है कि भाई नियोजनाबद्ध काम नहीं होता है, श्रृंखलाबद्ध काम नहीं होता है, अगर इसी काम को आप नियोजनबद्ध काम नहीं कहेंगे, आपकी जानकारी के लिए जैसे जी जो आपने प्रश्न किया है, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करें और इस बात की गर्व और गौरवान्विति को अनुभव करें। यदि कर सकते हैं तो हर जगह खड़े होकर के हमको लगता है हम अपनी दीन दरिद्रता पर दिन भर ये सोचते हैं हमारा ये ठीक नहीं है, हमारा ये ठीक नहीं है। जब ताजिए निकलते हैं तो बहुत सारे लोग छाती पीटते हैं, या हुसैन हमने थे, या हुसैन हमने थे। यदि हमको वो या हुसैन हमने थे पे ही रहना है तो ये आपका कॉल है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में ये नियोजन पर काम का तरीका है, जितनी बड़ी संख्या में समाज के सामाजिक कार्यकर्ता है, ये हमारी युवाओं की नियोजन पर नीति का तरीका है कि इतने सफलतम कार्यक्रम हम आयोजित कर पा रहे हैं। देश दुनिया का ऐसा कोई जातीय सामाजिक संगठन बताओ जो अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के तरफ से इतनी हैरानगी से 490 जिले, लगभग 2000 तहसील और 3000 से अधिक ग्राम इकाइयों के माध्यम से काम करता हो। अगर कहीं करता हो तो आप बताएं, जिसकी 100 साल से अपनी पत्रिका निकल रही है, जिसकी पिछले 5 साल से अपनी ई पत्रिका निकल रही है, ऐसा कोई काम कर रहा है तो बताएं। जिसने समाज के सेवा के क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिस पर हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमको लगता है कि हम कुछ कम कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हम कुछ कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। आपकी गति कुछ तेज है, हमारे युवाओं की गति कुछ कम है। एक्सीलेटर आपके हाथ में है, एक्सीलेटर दबाइए, गति तेज हो जाएगी। आजकल तो स्टार्टअप में भी कुछ तो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, कुछ एक्सीलेटर फंड्स होती है जो उनके लिए बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो आपका कॉल है, आप एक्सीलेटर दबाएं, डेफिनेटली आपकी सारी इच्छाएं अपेक्षाएं पूरी होगी। हमारे एक भाई साहब ने सट्टे के ऊपर चाणक्य ने उन्होंने मराठी में बात कही, जितनी मैं समझ पाया, क्योंकि 5-6 दिनों से घूम रहा हूँ तो इतना तो समझ ही जाता हूँ कि आदमी क्या कहना चाह रहा है। आपने बड़े शानदार तरीके से ये बात कही कि साहब सट्टे के कारण इतनी तकलीफ हो रही है और अंतर्जातीय विवाद विहार के कारण इतनी सारी तकलीफ हो रही है। मुझे एक बात बताएं, मैं बहुत विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूँ और इसको कोई अन्यथा नहीं है। मैं अपनी बात को बिल्कुल बेबाक तरीके से कहने के लिए मुझे कभी परहेज नहीं है। ऐसे कम से कम 100 केस सामने आते हैं। एक पिताजी आए और उन्होंने कहा साहब वो बच्चे का पैसा वो फलाना नाम खा गए और महेश्वरी। मैंने कहा ये क्या हो गया, आपके बच्चे ने क्या काम किया? तो बड़ा उसने दबे स्वर में मेरे को कहा तो साहब पैसा तो सट्टा का है, वो क्रिकेट की बुक लिख दो, जो क्रिकेट का सट्टा करते हैं उसमें बुक लिखते हैं। क्योंकि रोज जब ये काम करता है तो इस मैकेनिज्म को समझना पड़ता है कि ये सट्टा होता कैसे, करते नहीं है तो समझे बिना तो उसमें निर्णय पे कैसे पहुंचेंगे। तो मैंने कहा साहब आपके पैसे किस चीज़ की बात है? तो कि साहब सट्टे में उनको हमारे को पेमेंट देना था तो 38 लाख रुपये उन्होंने पेमेंट नहीं दी। अपने समाज के लिए एक वरिष्ठ कहा साहब आपको कहते हुए तो बहुत शर्म आ रही है, लेकिन हमारे पैसे बाकी नहीं। तो मैंने पूछा साहब आपके बच्चे ने सट्टे में पैसे कमाए भी होंगे? तो का साथ कमाया जब बहुत कमाया, बीच में कमा भी दिया, पर 38 लाख को हिसाब है। फिर उनके परिवार से उनकी महिला के साथ में थी। मैंने कहा आपको पता नहीं है आपका बेटा सट्टा करता है? तो क्या करे साहब हमें जानती है, गोवा भी जावे, सट्टा भी करे,
बीच में कुछ लेना गाना नहीं दे दिया, पर 40 साल कोई उपाय बोली अपार एक रुपये डूब गए देखिए आप नेटवर्क। मुझे लगता है क्या परिवार वालों को पता नहीं होता कि बच्चा सत्य कर रहा है? क्या परिवार वालों को पता नहीं है कि हमारा बच्चा गलत लाइन पर है? जिस दिन वो पैसे कमा कर लाता है उस दिन तो आपको